आज के इस गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसने शिक्षा और कानून दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मुख्य विषय और हमारा मिशन आज ये समझना है कि हाल ही में एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की एक सोशल साइंस की किताब पर इतना बड़ा विवाद आखिर क्यों खड़ा हो गया। और एक बात हम शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर कई राजनीतिक और संस्थागत विचार मौजूद हैं। एकदम सही। लेकिन हमारे इस गहरे विश्लेषण का मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ सोर्सेज में मौजूद तथ्यों को निष्पक्ष तरीके से सामने रख रहे हैं ताकि सुनने वाले इस पूरी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सूचना का अधिकार और संस्थागत सम्मान आमने सामने आते हैं तो स्थिति हमेशा जटिल हो जाती है। चलिए इस मुद्दे को खोलकर समझते हैं। आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया? जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। हाँ, और इसके एक चैप्टर द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी में न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया गया था। और इसमें साफ तौर पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में 81,000 पेंडिंग केस हैं। हाई कोर्ट्स में 62 लाख और निचली अदालतों में तो करोड़ों केस पेंडिंग है। 62 लाख मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन विवाद की असली जड़ सिर्फ पेंडिंग केसेस के आंकड़े नहीं थे। तो फिर क्या था? इसी चैप्टर में अलग अलग स्तर पर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की आशंका का भी जिक्र किया गया था। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि किताब ने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। बिल्कुल नहीं। उसने इसे एक चुनौती के रूप में पेश किया था। हाँ। और साथ ही बच्चों को ये भी पढ़ाया जा रहा था कि इससे निपटने के लिए सिस्टम के अंदर क्या उपाय मौजूद हैं। जैसे जजों के लिए जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हाँ, और उन्हें हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है और जो इंटरनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है, इन सब के बारे में किताब में जानकारी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इस पे काफी सख्त था। अदालत ने इस पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। सुओ मोटो मतलब बिना किसी औपचारिक शिकायत के अदालत ने खुद ही मामला अपने हाथ में ले लिया। सोचने वाली बात यह है कि 8वीं क्लास की किताब पर देश की सबसे बड़ी अदालत को खुद क्यों दखल देना पड़ा? सोर्सेस के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने दिया जा सकता। उनका मानना था कि छोटे बच्चों के दिमाग पर ऐसी बातों का गलत असर पड़ेगा। बिल्कुल। अगर उन्हें बचपन में ही बताया जाएगा कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो उनका न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा। पर यहीं पर वकीलों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी सामने आते हैं। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों ने एक बहुत ही तीखी बात रखी। उनका तर्क था कि जब ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार की बात खुलकर होती है तो सिर्फ जुडिशरी पर आलोचना को सिलेक्टिवली क्यों रोका जा रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्योंकि यहाँ दो संवैधानिक कानून सीधे तौर पर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एकेडमिक फ्रीडम, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 19(2) के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और संस्था की इज्जत बचाने का मुद्दा। और आपको ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस तो याद ही होगा। हाँ, जिसमें तय हुआ था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे कोर्ट बचाना चाहता है। यहाँ पर आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि सोर्सेज ने ये साबित करने के लिए कि न्यायपालिका में गड़बड़ी की चर्चा कोई नई बात नहीं है, इतिहास के कई हैरान करने वाले उदाहरण दिए हैं। और ये उदाहरण सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े जजों से जुड़े हैं। बस सुनने वालों को ये याद दिला दूं कि ये तथ्य सिर्फ सोर्सेज के हवाले से हैं। बिल्कुल। सबसे पहला उदाहरण पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण जी का है। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था जिसमें दावा किया गया था कि पिछले 16 चीफ जस्टिस में से 8 भ्रष्ट थे, 6 ईमानदार थे और 2 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक पूर्व कानून मंत्री का ऐसा हलफनामा देना कोई छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। सिटिंग जजों ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं, जैसे जस्टिस कर्नन का मामला। उन्होंने तो खुलेआम 33 जजों को करप्ट बता दिया था, जिसके नतीजे में उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 महीने की जेल हुई थी। लेकिन अगर संस्था के अंदर से उठने वाली आवाजों की बात करें तो जनवरी 2017 की वो ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कैसे भूल सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस रंजन गोगोई वो अचानक मीडिया के सामने आकर बैठ गए। और उन्होंने उस वक्त के सीजेआई दीपक मिश्रा पर बेंच फिक्सिंग का गंभीर आरोप लगाया था। मतलब सेंसिटिव केसेस जानबूझकर जूनियर जजों को सौंपने का आरोप। इसके अलावा सोर्सेज में मेडिकल कॉलेज रिश्वत कांड का भी जिक्र है, जिसमें ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस कुद्दूसी के जरिए
रिश्वत देने का मामला सामने आया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस बेंच के फैसले की बात हो रही थी उसकी अध्यक्षता खुद सीजेआई दीपक मिश्रा कर रहे थे। इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं तो जस्टिस वी रामास्वामी का केस भी आता है। हाँ, उन पर पब्लिक मनी को अपने निजी घर के निर्माण और सुख सुविधाओं पर खर्च करने का आरोप था। और वो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट से बच गए थे क्योंकि कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। इन सब के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से आधा जला हुआ कैश मिलने का मामला भी सोर्सेज में बताया गया है। और पूर्व हाई कोर्ट जज एसएन शुक्ला पर सीबीआई का करप्शन केस भी दर्ज हुआ था। इन सभी उदाहरणों का मकसद ये समझना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोप कोई मनगढ़ंत बातें नहीं हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? एक तरफ ये ऐतिहासिक उदाहरण है और दूसरी तरफ किताब के कंटेंट को रोकने की बहस। यहाँ दो अलग विचारधाराएं काम कर रही हैं। पहली पोजीशन कहती है कि स्टूडेंट्स को असली चुनौतियों का पता होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और सिस्टम में रिफॉर्म्स हो सकें। और दूसरी पोजीशन का नजरिया ये है कि बच्चों को ऐसी आलोचना दिखाने से संस्था पर से उनका विश्वास उठ जाएगा, जो देश में रूल ऑफ लॉ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि सरकार शायद इस हिस्से को किताब से हटा दे, लेकिन सोर्सेज में एक बहुत ही ठोस समाधान पर जोर दिया गया है। वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का निर्माण। क्या ये मौजूदा सिस्टम से अलग होगा? बिल्कुल, इसमें रिटायर्ड जजों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के सदस्य भी शामिल होंगे। मतलब ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी से पूरी तरह स्वतंत्र होगा? हाँ, और एक वॉचडॉग की तरह काम करेगा जो निष्पक्ष जांच कर सके। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इस गहरे विश्लेषण से ये साफ होता है कि एक तरफ न्यायपालिका के पास पेंडिंग केसेस और करप्शन जैसे बड़े चैलेंजेस हैं, और दूसरी तरफ देश की लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए जुडिशरी में लोगों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सुनने वालों के लिए इस जानकारी का महत्व ये है कि लोकतंत्र में किसी भी संस्था का विश्लेषण और उसकी जवाबदेही दोनों ही आम नागरिक की समझ का हिस्सा होने चाहिए। बिल्कुल, ताकि लोग किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकें। एकदम सही। और इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ गए हैं। जाते जाते एक सोचने वाली बात जो हम आपके लिए छोड़ना चाहेंगे, वो क्या है? अगर देश की न्यायपालिका जो सबको न्याय देती है खुद पर होने वाली आलोचना और किताबों के कंटेंट को रोकने का आदेश दे सकती है, तो ऐसे में कानून और संविधान के तहत उनकी खुद की जवाबदेही तय करने का सबसे बेहतर और निष्पक्ष तरीका आखिर क्या हो सकता है जिस पर किसी भी पक्ष को एतराज ना हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। आप लोग इस बारे में खुद भी थोड़ी और रिसर्च जरूर करें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।